सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं दोस्तों। और लगातार आप लोगों के सामने वीडियो बना करके लाता हूं दोस्तों उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऊपर, विशेष रूप से सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है और बाल विकास एवं मनोविज्ञान के ऊपर भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाकर लाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये लगातार आप लोगों के सामने ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो पूर्व वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो पिछले साल बनाई थी मैंने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, उन वीडियोस को भी जा करके देख सकते हैं चैनल पेज पर जा करके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहता है कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आ रहा है कि अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रति क्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। यानी कि क्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव किस सिद्धांत में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्रिया होने पर पुनर्बलन देने का जो सुझाव दिया गया है वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो क्या था आपका, B.F. स्किनर ने दोस्तों, स्किनर, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी दोस्तों, ठीक है। तो B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने अनुक्रिया को क्या माना था, सबसे पहले माना था, क्रिया को पहले माना था और क्रिया होने पर हमेशा पुनर्बलन देने की बात की गई है दोस्तों, सुझाव दिया गया था, ठीक है। और पुनर्बलन भी दो प्रकार का बताया था उन्होंने, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट बोला था उन्होंने। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत में क्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है B.F. स्किनर के द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है, ठीक है। यानी कि शिक्षकों में क्या होना चाहिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार। विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से शिक्षकों को क्या सीख दी गई है। तो यही सीख दी गई है कि उचित व्यवहार यानी कि उचित कार्य करने पर उन्हें पुनर्बलन दिया जाए दोस्तों, ठीक है। क्रिया के द्वारा पुनर्बलन दिया जाए, ठीक है। यही क्रिया प्रसूत अनुबंधन में शिक्षकों को भी क्या सुझाव दिए गए हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। कई बार आ जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका B.F. स्किनर ने ही दिया है दोस्तों। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया। बेसिकली दो प्रकार के अनुबंधन दिए थे, टाइप S और टाइप R, ठीक है। तो स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है, यहाँ पर है टाइप S, टाइप R, टाइप SR या कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो स्किनर थे उन्होंने बेसिकली रिस्पॉन्स को क्या दिया है, बल दिया है। रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, क्रिया पर उन्होंने क्या दिया है, बल दिया है, जो कि टाइप R के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो याद रखेंगे टाइप R जो है यानी कि रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स पर उन्होंने क्या किया है, बल दिया है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे स्किनर ने टाइप R प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। क्रिया प्रसूत व्यवहार वो होता है दोस्तों जो मनुष्य के अंदर व्यावहारिक या ऐच्छिक रूप से होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जिसको करने में उसको बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है कह रहा है। यहाँ पर लग रहा है कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैर का चलना, भोजन करना या खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो देखो, हाथ पैर चलाना या भोजन करना या खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना, ये सारा क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कांटा लगने पर पैर हटाना ये तो अकस्मात होने वाली क्रिया है, ठीक है। इससे हम व्यवहार की बात नहीं कर सकते। व्यवहार में ये होता नहीं है कि हम बार बार पाँव पर कांटा लगता रहे और हम हटाएं उसको, ठीक है ना। तो कांटा लगने पर पैर हटाना क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जबकि हाथ पैर चलना, भोजन करना, खड़े होकर के इधर उधर चहलकदमी करना, ये सारा क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, यहाँ पर है I.P. पावलो, J.B. वॉटसन, C.L.
पतवार या BF स्किनर। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रमादेशित शिक्षा, ठीक है, लर्निंग थ्योरी जिसे कहा गया है, तो क्रमादेशित शिक्षा का जनक जो माना जाता है वो BF स्किनर को ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। BF स्किनर से लगातार 5-7 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गए हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाएगा दोस्तों आप लोगों के पास एग्जाम में, तो इसलिए यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको हो सके तो इसके बाद एक बार इसकी थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्रमादेशित शिक्षा का जनक माना जाता है BF स्किनर को दोस्तों। इन्होंने ही क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी दिया है, पुनर्बलन को इन्होंने सबसे मेन पॉइंट बताया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अनुकूल अंतरण, प्रतिकूल अंतरण, शून्य अंतरण या धनात्मक अंतरण। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जब किसी विषय को पढ़ने से दूसरे विषय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे कहा जाता है शून्य अंतरण, ठीक है, शून्य अंतरण। अगर यदि यहीं पर ये हो जाता है कि अगर अंग्रेजी पाठ पढ़ने से उसकी गणित विषय में कमजोरी आ रही है तो उसे प्रतिकूल अंतरण या फिर ऋणात्मक अंतरण भी कहा जाता है। और अगर अंग्रेजी पाठ सीखने से उसकी गणित में भी अच्छी क्या हो रही है, सीखने में मतलब पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं, तो उसको धनात्मक अंतरण कहा जाता है। और अगर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसे शून्य अंतरण कहा जाता है। तो अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, शून्य अंतरण, धनात्मक अंतरण और ऋणात्मक अंतरण दोस्तों। तो याद रखेंगे, अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे हम क्या कहेंगे? शून्य अंतरण कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रख लेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो अभी आपने देखा कि दोस्तों हाथ पैर चलना या फिर खाना खाना या चहलकदमी करना, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन है दोस्तों। तो ये व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? मानसिक व्यवहार को, ऐच्छिक व्यवहार को, शारीरिक व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार को। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यवहार में होता है वो हमेशा ऐच्छिक व्यवहार होता है। जैसे हमारे हाथ पांव चल रहे हैं तो ये एक ऐच्छिक व्यवहार है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी व्यक्ति के हमेशा ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो ऐच्छिक व्यवहार को करता है। पिछले पेपरों में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो ऐच्छिक अनुबंधन को स्पष्ट करता है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुबंध तथा अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? ठीक है, अनुबंध तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है सहकालिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऐच्छिक अनुबंधन या ये सभी। तो अनुबंध और अनुबंधित यानी कि, ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक एक साथ जो दिए जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप, सहकालिक अनुबंधन में दिए जाते हैं। सहकालिक अनुबंधन में अनुबंधन और अनुबंधित उद्दीपक एक साथ दिए जाते हैं, इसको अपने माइंड में रख लेंगे। अनुबंध तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ सहकालिक अनुबंधन में दिए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, माइंड में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या कोहलर का। तो याद रखेंगे दोस्तों, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह आपका स्किनर, BF स्किनर का कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, यहाँ उत्तराखंड TET में पूछा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं। सुदृढ़ीकरण, स्टेबलाइजेशन, सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं। निरंतर और रुक रुक कर, निहित और स्पष्ट, प्राथमिक और माध्यमिक, स्थिर और यादृच्छिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक जो प्रकार हैं वो है, एक तो निरंतर सुदृढ़ीकरण होता है और एक सुदृढ़ीकरण रुक रुक कर होता है दोस्तों। तो सुदृढ़ीकरण एक निरंतर तरीके से होता है और एक रुक रुक करके होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, ठीक है, अगर एक शिक्षक किसी बच्चे को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को
परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज दिया जाना चाहिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चंस में आपको हमेशा पॉजिटिव वे में चलना होता है। और याद रखिएगा, जो हमारा बाल मनोविज्ञान है, इसमें जितना ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव होते हैं उतने ही आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो अगर समस्यात्मक बालक के रूप में पाया जा रहा है तो बच्चे को क्या देना चाहिए, यहाँ 4 ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए दोस्तों। ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ठीक है, अच्छे शिक्षण की विशेषता जो नहीं है यहाँ पर है स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचना देने वाला। तो देखिए दोस्तों, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचना देना ये एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है। जबकि आपको अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है ये बताना है तो स्वेच्छाचारी यानी कि इच्छा नहीं चलती है दोस्तों अच्छे शिक्षण में। ठीक है, कि शिक्षक की इच्छा कर रही है तो वो पढ़ा रहा है, अगर इच्छा नहीं कर रही है तो नहीं पढ़ा रहा है। अगर इस तरीके का है तो वो स्वेच्छाचारी के अंतर्गत आ जाएगा। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा आपको कि आपको सकारात्मक होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सकारात्मक होंगे उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, आंसर एग्जैक्ट होने की स्थिति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे की आयु 12 वर्ष तथा बुद्धिलब्धि 75 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ठीक है, तो आपको पता ही है दोस्तों, बुद्धिलब्धि IQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IQ इक्वल टू क्या होता है, मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु, ठीक है, इंटू 100 बटे वास्तविक आयु। ठीक है, 100 बटे वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु निकालनी है दोस्तों, आपने क्या निकालनी है, इसकी वास्तविक आयु निकालनी है। तो यहाँ पर IQ आपका क्या हो जाएगा, IQ आपका दे रखा है उसने कि उसकी बुद्धिलब्धि 75 है। 75 बराबर मानसिक आयु, आपको उसकी मानसिक आयु आपको निकालनी है। तो मानसिक आयु ऐसे रह देंगे इंटू 100 बटे वास्तविक आयु बराबर 12 हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मानसिक आयु निकालनी है आपने, तो 75 आपका ऊपर चला जाएगा, गुणा गया 12 ऊपर चला जाएगा, ये 12 ऊपर आ जाएगा और ये 100 आपका नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो 25 तियम 75 और 25 चक्कू 100 और 25 तियम 75। ठीक है, और 4 से 12 कट गया 3 बार, तो 3 तिया 9 साल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, उसकी मानसिक आयु क्या है, 12 वर्ष है, बच्चे की आयु 12 वर्ष है और बुद्धिलब्धि उसकी 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी, 9 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, वो 9 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करता है। तो इसमें यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, IQ का जो बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु इंटू 100 बटे वास्तविक आयु दोस्तों। तो यहाँ पर उन चीज़ों को हमने अप्लाई किया और निकल गया हमारा 9 साल दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर है, बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियाँ करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियाँ करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियाँ शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें डांट दे और उन पर ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियाँ करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि त्रुटियों के बारे में जो कुछ भी होता है वो हमेशा त्रुटियों से ही बच्चा क्या होता है, सीखने का प्रयास करता है, यानी कि सीखने की एक प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियां उसके सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की? तो याद रखेंगे दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो हमेशा सुगमकर्ता की होती है। और अब शिक्षक को सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में ही जाना जाता है दोस्तों। तो शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यहाँ पर है सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर अनुलग्न सिद्धांत। तो याद रखेंगे दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, और नैतिक विकास के उन्होंने 3 स्तर बताए थे और उन्हीं 3 स्तरों के
6 अवस्थाएं, यानी कि प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं दोस्तों। तो अगर स्तर पूछा जाता है कि नैतिक विकास के कितने स्तर हैं, तो आप कहेंगे 3 हैं। और अवस्थाएं कितनी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अवस्थाएं तो 3 के प्रत्येक स्तर के 2-2 अवस्थाएं हैं, यानी कि अवस्थाएं 6 हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए, जिनकी की 6 अवस्थाएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो अवस्थाएं पूछी गई हैं दोस्तों। तो अवस्थाएं आपको मैंने बता दिया है 6 हैं। और अगर स्तर पूछे जाते तो स्तर आपके 3 हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो नैतिक विकास की अवस्थाएं 6 हैं और नैतिक विकास की के स्तर 3 हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन इसमें से संबंधित है? अगर आपने नैतिक सिद्धांत पढ़ा होगा कोहलबर्ग का, तो आपको दोस्तों आपको याद आ गया होगा कि बच्चा अगर कुछ काम करने के लिए कुछ चीज़ की डिमांड कर रहा है, यानी कि अपना स्वार्थ ढूंढ रहा है, तो ये पहला चरण है उसका। पहले चरण में जिसे कि हम क्या कहते हैं, पूर्व परंपरागत चरण। 3 चरण दिए गए हैं। चरण, अगर चरणों की बात करें नैतिक विकास के, तो 3 चरण हैं दोस्तों। एक है पूर्व परंपरागत चरण, उसके बाद पूर्व परंपरागत, ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण है परंपरागत और दोस्तों तीसरा है उत्तर परंपरागत दोस्तों। तो जब बच्चा अपना स्वार्थ ढूंढता है, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, यानी कि अपना प्रोत्साहन ढूंढ रहा है बच्चा, तो वो पहले चरण में है दोस्तों, यानी कि वो 4 साल से 10 साल के बीच की उम्र में है। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत यानी कि चरण 1 में है दोस्तों, याद रखेंगे। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा कोहलबर्ग को, तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मांग रहा है? जहाँ पर भी बच्चा अगर कोई चीज़ कर रहा है और उसके लिए कोई डिमांड कर रहा है उस कार्य के लिए, इसका मतलब वो चरण फर्स्ट में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो 6 चरणों में से पहला चरण कौन सा यहाँ पर है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, और डी है आज्ञाकारिता और दंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पहला चरण है 6 चरणों में से, वो पहला है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। ठीक है, 6 चरणों में से। ठीक है, यानी कि जो नियम बने होते हैं उसको दंड का भय रहता है और वो उस कार्य को कर लेता है। ठीक है, तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास है पहला चरण, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कोहलबर्ग के पहला चरण है नैतिक विकास का आज्ञाकारिता और दंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है? तो अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर जब व्यक्ति की क्या होगी, निर्णय लेने की बात होगी, तो वो वही वाली बात होगी दोस्तों, जिसमें कि बच्चा क्या अपना निहितार्थ यानी कि अपना स्वार्थ ढूंढेगा, यानी कि चरण 1 का जो दूसरा पक्ष है। ठीक है, यानी कि प्रोत्साहन की बात वहाँ पर होगी कि ये कार्य मैं आपकी पीठ खुजा रहा हूँ तो आप भी मेरी पीठ खुजाइए। ठीक है, तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर होता है दोस्तों। वह कौन सा स्तर है जिसमें केवल निर्णय अपने व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक स्तर में होता है। तो आई होप आप लोगों ने अगर ये पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसके आंसर समझ में आ रहे होंगे। नहीं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि ज़रूर एक बार आप लोग कोहलबर्ग को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पास ज़रूर आएंगे और आपकी मनोविज्ञान वाला जो पोर्शन है वो ज़रूर तंदुरुस्त होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये बेसिकली 11 से 14 साल के बीच की आयु में होता है। ठीक है, और ये नैतिक विकास का दूसरा चरण होता है दोस्तों। नैतिक विकास का कौन सा चरण होता है जिसमें अच्छा लड़का बनना या अच्छी लड़की बनना या सामाजिक नियम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, इस तरीके की जो बातें आती हैं मन में उनको बनाए रखना। ठीक है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास ये चरण 2 में है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आती है ये चीज़ दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अपना स्वार्थ आता है पूर्व परंपरागत में, जबकि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनना ये
परंपरागत यानी कि दूसरे चरण 2 में आए की ओर इंगित करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? ठीक है, तो रोहित ने चोरी थी पेंसिल और फिर उसके बाद उसने रख दिया क्योंकि उसको दंड मिलने का क्या था? डर था। तो दंड अभिन्यास, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ये आपका पहला चरण है दोस्तों, जिसको कि हम क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। तो रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। तो आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास जो है प्रथम चरण का है, जिसको कि हम पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं दोस्तों। पूर्व परंपरागत स्तर कहा जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? यहाँ पर है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देके। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को भी क्या करे? शामिल करे। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को भी अगर शामिल किया जाता है तो शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि इस वीडियो से लगभग, अगर सेम डिटो क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बात करूं मैं, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, जिनको कि आप वहाँ पर ईजिली कर पाओगे दोस्तों। तो इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।